नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर और शायद थोड़ी डरावनी किताब के बारे में बात करने वाले हैं। जॉर्ज ऑरवेल का क्लासिक उपन्यास 1984। हाँ, 1949 में आई थी ये किताब, लेकिन इसकी बातें आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसे भविष्य की तस्वीर खींचती है जहां सच और झूठ में कोई फर्क नहीं और निजी जिंदगी तो जैसे है ही नहीं। डिस्टोपियन लिटरेचर का एक मील का पत्थर है ये। तो हमारे पास इस उपन्यास से जुड़े कुछ विश्लेषण हैं, कुछ व्याख्याएं हैं और कोशिश रहेगी कि हम इनके जरिए इस जटिल दुनिया को, इसके किरदारों को और इसके ज़रूरी संदेशों को गहराई से समझें। हाँ, और ये भी कि ये किताब आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों लगती है ना? सही कहा। तो कहानी है साल 1984 की, जगह है ओशेनिया, एक बहुत बड़ा सुपर स्टेट है जहां सिर्फ एक पार्टी का राज है। इनसॉक, इंग्लिश सोशलिज्म। हाँ, इनसॉक। और इसका मुखिया है एक रहस्यमयी किरदार, बिग ब्रदर, जिसकी तस्वीरें तो हर जगह है पर उसे किसी ने देखा नहीं है। एक कल्ट जैसा माहौल। बिल्कुल, माहौल बहुत ही दमघोटू है और पार्टी का कंट्रोल वो लोगों की जिंदगी के हर पहलू में घुसा हुआ है। तो चलिए इसी कंट्रोल की परतों को खोलते हैं। जरूर। तो पार्टी का ये कंट्रोल, ये कोई आम नियम कानून जैसा नहीं है। ये तो लोगों की सोच तक पहुंचने की कोशिश है ना? बिल्कुल, ये बाहरी नियंत्रण से कहीं ज्यादा गहरा है। जैसे वो टेलीस्क्रीन हर घर में, हर दफ्तर में लगी हैं। ये टीवी जैसी चीजें हैं जो न सिर्फ पार्टी का प्रोपेगेंडा दिखाती हैं, बल्कि आपको देखती और सुनती भी हैं लगातार। 2400 घंटे निगरानी, मतलब कोई प्राइवेसी नहीं। जीरो। और फिर पार्टी का वो लगातार चलने वाला प्रचार, क्या सोचना है, किससे नफरत करनी है, किसे पूजना है, सब पार्टी तय करती है। और शायद सबसे अजीब और डरावनी बात वो सत्य मंत्रालय है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, नाम ही अपने आप में एक व्यंग्य है। हाँ, क्योंकि इसका काम तो सच को बदलना है, इतिहास को बदलना, दस्तावेजों को फिर से लिखना, ताकि अतीत हमेशा पार्टी की मर्जी के मुताबिक दिखे। ये जानना दिलचस्प है कि ये सारे तंत्र, मतलब टेलीस्क्रीन, प्रचार, सत्य मंत्रालय, ये मिलकर कैसे काम करते हैं। हाँ, बताइए। टेलीस्क्रीन सिर्फ जासूसी नहीं करती, वो एक मनोवैज्ञानिक डर पैदा करती है कि आप कभी अकेले नहीं हैं, आपकी हर हरकत, हर फुसफुसाहट रिकॉर्ड हो रही है। आहा, सोचकर ही अजीब लगता है। और प्रचार इतना जबरदस्त है कि लोगों के लिए कोई और दृष्टिकोण, कोई अलग विचार सोचना भी मुश्किल हो जाता है। और सत्य मंत्रालय का काम, वो तो सबसे गहरा है। ये सिर्फ तथ्यों को नहीं बदल रहा, ये लोगों की याददाश्त पर, उनकी असलियत की समझ पर हमला कर रहा है। जब आप अतीत को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप वर्तमान को भी कंट्रोल करते हैं, और भविष्य को भी शायद। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी दो और चीजें हैं जो इस कंट्रोल को और पक्का करती हैं, न्यूज़स्पीक और डबल थिंक। हाँ, न्यूज़स्पीक, ये क्या थी? न्यूज़स्पीक पार्टी की बनाई हुई एक नई भाषा थी, बहुत सीमित। इसका मकसद था भाषा से ऐसे शब्द ही हटा देना जिनसे विद्रोह या आजादी जैसे ख्याल आ सके। नहीं होंगे तो वो सोचेंगे कैसे? एग्जैक्टली। और डबल थिंक, वो और भी कमाल की चीज है। डबल थिंक, दोहरा चिंतन। हाँ, मतलब एक ही वक्त में दो बिल्कुल उल्टी बातों को मानना और दोनों को सच जानना। जैसे ये मानना कि पार्टी हमेशा सही है, चाहे वो आज कुछ कहे और कल बिल्कुल उल्टा। ये तो दिमाग को घुमा देने वाली बात है। हाँ, और ये लोगों को पार्टी के झूठ को बिना सवाल किए मानने के लिए तैयार करती है। यहाँ सच का हेरफेर सिर्फ एक तरीका नहीं, ये सत्ता का सबसे बड़ा हथियार है। और अगर कोई अलग सोचता है या सवाल करता है तो वो विचार अपराध, थॉट क्राइम है, और इसकी सजा मौत से भी बदतर हो सकती है। इसी घुटन भरे माहौल में हमें मिलता है कहानी का हीरो, विंस्टन स्मिथ। हीरो कहें या एंटी हीरो? हाँ, कह सकते हैं। वो पार्टी का एक छोटा सा सदस्य है और विडंबना देखिए, वो उसी सत्य मंत्रालय में काम करता है। बिल्कुल। उसका रोज का काम है पुराने रिकॉर्ड्स बदलना, यानी झूठ गाड़ना। पर उसके अंदर कहीं ना कहीं एक चिंगारी बाकी है। वो ऊपर से तो वफादार दिखता है, पर अंदर ही अंदर उसे इस पूरे सिस्टम से सख्त नफरत है। उसे कभी कभी धुंधली सी याद आती है, या शायद वो कल्पना करता है कि एक जमाना था जब चीजें ऐसी नहीं थी, जब लोगों की अपनी जिंदगी थी, आजादी थी, एक खोई हुई दुनिया की तलाश। हाँ, और इसी छटपटाहट में वो एक बहुत ही खतरनाक काम करता है। वो एक पुरानी दुकान से एक खाली नोटबुक खरीदता है और उसमें डायरी लिखना शुरू कर देता है। बिल्कुल, ये जानते हुए कि अगर पकड़ा गया तो मौत पक्की है, क्योंकि वो उसमें अपने असली विचार लिख रहा है, पार्टी के खिलाफ।
ये उसका पहला खुला विद्रोह है, चाहे कितना भी निजी क्यों ना हो। हाँ, और ये दिखाता है कि इंसान अपने सच को कहीं ना कहीं कहना चाहता है, लिखना चाहता है, चाहे माहौल कितना भी दबाने वाला क्यों ना हो। ये दिखाता है कि पार्टी का कंट्रोल शायद इंसान के मन पर पूरी तरह हावी नहीं हो सकता, कम से कम कोशिश जारी रहती है। लेकिन खतरा तो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा। उसका ये छोटा सा काम भी पूरे सिस्टम के लिए चुनौती है। और फिर विंस्टन की जिंदगी में आती है जूलिया। जूलिया, एक और दिलचस्प किरदार। वो भी पार्टी के लिए काम करती है, और वो भी विंस्टन की तरह है, बाहर से नियम मानने वाली, अंदर से विद्रोही। पर उसका विद्रोह थोड़ा अलग किस्म का है। हाँ, उसे पार्टी की विचारधारा या इतिहास से ज्यादा मतलब नहीं है। वो बस पार्टी के नियमों को तोड़कर जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां चाहती है, रोमांस चाहती है। जैसे अच्छा कॉफी पीना या मेकअप करना, जो शायद मना हो। हाँ, ऐसी चीजें। और उनके बीच एक गुप्त प्रेम संबंध शुरू हो जाता है, जो अपने आप में एक बड़ा विद्रोह है। क्योंकि पार्टी निजी रिश्तों और प्यार को भी कंट्रोल करना चाहती है, उसे खतरे की तरह देखती है। तो उनका ये रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये उस घुटन के खिलाफ, उस नफरत के खिलाफ एक साझा मोर्चा भी है। एक दूसरे में इंसानियत ढूंढने की कोशिश। वो शहर के एक पुराने से इलाके में एक कबाड़ी की दुकान के ऊपर एक कमरा किराए पर लेते हैं। हाँ, मिस्टर चारिंगटन की दुकान। उन्हें लगता है कि ये कमरा टेलीस्क्रीन की नजरों से दूर है। ये उनकी अपनी छोटी सी दुनिया है, जहां वो कुछ देर के लिए आजाद हो सकते हैं, जहाँ वो सिर्फ विंस्टन और जूलिया हो सकते हैं, पार्टी के सदस्य नहीं। यही बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इतनी बड़ी ताकतवर व्यवस्था के सामने उनका ये छोटा सा नाजुक सा विद्रोह। हाँ, और ये निजी विद्रोह उत्पीड़न के प्रतिरोध के बड़े थीम से जुड़ता है। ये दिखाता है कि प्रतिरोध हमेशा बड़े पैमाने पर या राजनीतिक ही नहीं होता। कभी कभी सिर्फ अपनी इंसानियत बचाए रखना, प्यार करना, निजी पल चुराना, ये भी एक तरह का विद्रोह बन जाता है। वो कमरा एक उम्मीद जैसा है। बिल्कुल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, मानवीय गर्मजोशी की तलाश का प्रतीक। लेकिन ऑरवेल यही हमें याद दिलाते हैं कि ऐसी व्यवस्था में कोई जगह असल में सुरक्षित नहीं होती। मतलब थॉट पुलिस का खतरा। हाँ, थॉट पुलिस, पार्टी की खुफिया पुलिस, जो सिर्फ आपके कामों पर नहीं, आपके विचारों पर, आपकी भावनाओं पर नजर रखती है। सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी गायब किया जा सकता है। हाँ, और उनके जासूस कहीं भी हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले, पड़ोसी, यहाँ तक कि आपके अपने बच्चे। पार्टी बच्चों को जासूसी के लिए उकसाती है। बाप रे, ये तो भयानक है। ये लगातार डर और अविश्वास का माहौल बनाता है। आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। विंस्टन और जूलिया का कमरा उनकी उम्मीद है, लेकिन पढ़ने वाले को हमेशा लगता है कि ये उम्मीद कितनी खोखली है। और ये डर सच साबित होता है एक भयानक विश्वासघात के साथ। ओब्रायन। हाँ, ओब्रायन, पार्टी का एक ऊंचा सदस्य, इनर पार्टी का। विंस्टन उसे देखकर हमेशा सोचता था कि ये भी मेरी तरह सोचता है, ये भी पार्टी के खिलाफ है। ओब्रायन उसे कुछ ऐसे संकेत भी देता है जिससे विंस्टन का ये यकीन और बढ़ जाता है। विंस्टन उसे एक तरह से अपना आदर्श मानने लगता है, एक ताकतवर साथी जो शायद विद्रोह में मदद कर सकता है। लेकिन ये सब एक जाल था। हाँ, ओब्रायन असल में थॉट पुलिस का एक बहुत ही चालाक और क्रूर एजेंट निकलता है। और विश्वासघात का वो पल आता है उनके उसी सुरक्षित कमरे में। अचानक दीवार पर टंगी तस्वीर के पीछे से आवाज आती है, छिपी हुई टेलीस्क्रीन। और फिर थॉट पुलिस के सिपाही अंदर घुस आते हैं। उन्हें बुरी तरह पीटा जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें ले जाया जाता है प्रेम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लव। फिर वही बात, नाम प्रेम मंत्रालय, लेकिन काम बिल्कुल उल्टा। ये ओशियानिया की सबसे खौफनाक जगह है। यहाँ राजनीतिक बंदियों को रखा जाता है, उनसे पूछताछ होती है और उन्हें तोड़ा जाता है। मतलब शारीरिक और मानसिक यातना, ब्रेन वॉशिंग, आत्मा को कुचलना। यहाँ असंतुष्टों को ठीक किया जाता है। हाँ, यानी उन्हें पार्टी की विचारधारा को पूरी तरह से अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। सवाल ये उठता है कि पार्टी इतने क्रूर तरीके क्यों अपनाती है? सिर्फ विद्रोह दबाना काफी नहीं? अच्छा सवाल है। नहीं, उनका लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ओवेल दिखाते हैं कि पार्टी सिर्फ भारी फर्माबरदारी नहीं चाहती। तो फिर क्या चाहती है? वो लोगों के मन पर, उनकी आत्मा पर कब्जा करना चाहती है। वो चाहती है कि लोग सिर्फ डर से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से, दिल से बिग ब्रदर से प्यार करें। दिल से? ये कैसे मुमकिन है? वो व्यक्ति की पहचान, उसकी स्वतंत्र सोच की क्षमता को ही मिटा देना चाहते हैं। इसीलिए प्रेम मंत्रालय में दी जाने वाली यातना सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, वो गहरी मनोवैज्ञानिक होती है। हाँ, और विंस्टन की यातना इसका सबसे भयानक उदाहरण है।
उसे महीनों तक टॉर्चर किया जाता है। अलग अलग तरीकों से हड्डियां तोड़ी जाती हैं, भूखा रखा जाता है, सोने नहीं दिया जाता। लेकिन सबसे ज्यादा जोर उसकी सोच को बदलने पर होता है। और ये यातना देता कौन है? वही ओब्रायन। हाँ, ओब्रायन खुद। वो विंस्टन के साथ लंबे लंबे सेशन करता है, उसे पार्टी का फलसफा समझाता है, उसे बताता है कि असलियत वही है जो पार्टी कहती है, कि 2 और 2 5 भी हो सकते हैं। हाँ, अगर पार्टी कहे तो। वो विंस्टन के तर्कों को तोड़ता है, उसकी यादों पर सवाल उठाता है, उसे पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है। ओब्रायन का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है उसे पूरी तरह री-एजुकेट करना, उसे अंदर से बदलना, ताकि वो अपनी मर्जी से बिग ब्रदर के सामने झुक जाए। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये व्यक्ति को तोड़ने का जो फंडा है, हाँ, ये तानाशाही सरकारों के काम करने का एक अहम हिस्सा रहा है। वो जानते हैं कि असली कंट्रोल तब होता है जब लोग खुद ही अपनी गुलामी मान ले, जब वो जालिम से ही प्यार करने लगे। ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग सोच है। ओब्रायन विंस्टन से कहता है, हम सिर्फ तुम्हें नष्ट नहीं करते, हम तुम्हें बदलते हैं। ये तानाशाही की असल महत्वाकांक्षा दिखाता है, इंसान की आत्मा पर पूरी जीत। यातना का मकसद है इंसान का आत्मसम्मान, उसकी वफादारी, उसकी सच्चाई की समझ, सब कुछ खत्म कर देना, ताकि वो विरोध करने लायक ही ना रहे। और इस टॉर्चर का क्लाइमैक्स आता है उपन्यास के सबसे बदनाम हिस्से में, कमरा 101। कमरा 101, प्रेम मंत्रालय के अंदर एक खास कमरा, जहां हर कैदी को दुनिया की उस चीज का सामना करना पड़ता है जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। उसका अपना पर्सनल नर्क। विंस्टन के लिए ये डर है चूहों का। हाँ, उसे चूहों से भयानक डर लगता है। उसे एक कुर्सी से बांध दिया जाता है और उसके चेहरे के सामने एक पिंजरा लाया जाता है जिसमें 2 बड़े भूखे चूहे हैं। और पिंजरा इस तरह बना है कि उसे विंस्टन के चेहरे पर फिट करके चूहों को छोड़ा जा सकता है। उस असहनीय डर के पल में, जब उसे लगता है कि चूहे बस उसकी आंखों को नोचने ही वाले हैं, विंस्टन पूरी तरह टूट जाता है। उसकी इंसानियत का आखिरी हिस्सा भी जवाब दे जाता है। वो चीखता है पागलों की तरह, ये जूलिया के साथ करो, जूलिया के साथ करो, मेरे साथ नहीं। मुझे परवाह नहीं तुम उसके साथ क्या करते हो, उसका चेहरा नोच डालो। ये उसका अंतिम पतन है। उसने सिर्फ अपनी प्रेमिका को धोखा नहीं दिया, उसने अपनी आत्मा को, अपनी वफादारी को, अपनी इंसानियत को बचाने की लड़ाई हार ली। उसने खुद को बचाने के लिए वो सब कुछ छोड़ दिया जो उसे विंस्टन बनाता था। इस विश्वासघात का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ डर के मारे निकले शब्द हैं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वो पॉइंट है जहां पार्टी जीत जाती है। उन्होंने सिर्फ विंस्टन के बाहरी विरोध को नहीं तोड़ा, उसके अंदर के इंसान को भी मार दिया। उसका प्यार, उसकी वफादारी, उसका वजूद, सब खत्म। अब वो सिर्फ एक खाली बर्तन है जिसे पार्टी अपनी विचारधारा से भर सकती है। कमरा 101 पार्टी का आखिरी हथियार है जो व्यक्ति की आत्मा पर जीत पक्की करता है। बिल्कुल। और उपन्यास के अंत में हम इसी बदली हुई टूटी हुई आत्मा को देखते हैं। विंस्टन को प्रेम मंत्रालय से छोड़ दिया जाता है। वो अब जिस्मानी तौर पर ठीक लगता है पर अंदर से मर चुका है। वो चेस्टनट ट्री कैफे में बैठकर जिन पीता है, शतरंज खेलता है, पार्टी का प्रचार सुनता है और उस पर यकीन करता है। उसे याद आता है कि रिहाई के बाद वो एक बार जूलिया से मिला था। हाँ, लेकिन उनके बीच कुछ भी महसूस करने लायक नहीं बचा था। दोनों ने मान लिया कि उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया था। विंस्टन का मन पूरी तरह से पार्टी के कंट्रोल में आ चुका है। और उपन्यास की वो आखिरी लाइनें बहुत मशहूर हैं। संघर्ष समाप्त हो गया था, उसने खुद पर जीत हासिल कर ली थी, वो बिग ब्रदर से प्यार करता था। तो इस सब का क्या मतलब है? ये कैसी जीत है? अंत का ये नजारा दिल दहला देता है। विंस्टन की ये जीत असल में उसकी हार है और पार्टी की जीत व्यक्तिवाद की हार, स्वतंत्र सोच की हार। हाँ, प्यार की, मानवीय भावना की हार, तानाशाही की आखिरी जीत। उपन्यास दिखाता है कि कैसे एक बहुत ताकतवर सरकार टेक्नोलॉजी और मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके लोगों के सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि उनके मन और आत्मा को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। तो ये एक चेतावनी है, बहुत बड़ी चेतावनी। बेलगाम सत्ता, लगातार निगरानी, इतिहास और सच के साथ मनमानी छेड़छाड़ के क्या भयानक नतीजे हो सकते हैं, ये किताब हमें यही दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि आज़ादी, सच और हमारी अपनी पहचान कितनी नाजुक चीजें हैं और उन्हें बचाने के लिए लगातार लड़ने की जरूरत है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने 1984 की दुनिया के कई जरूरी पहलुओं पर बात की। ओशिनिया में पार्टी का वो जबरदस्त कंट्रोल, हाँ, टेलीस्क्रीन और थॉट पुलिस के जरिए हर पल की निगरानी, सत्य मंत्रालय का इतिहास और भाषा को बदलना, डबल थिंक जैसी दिमागी तकनीकें, फिर विंस्टन का वो छोटा सा विद्रोह, जूलिया के साथ उसका रिश्ता, ओब्रायन का धोखा और आखिर में
प्रेम मंत्रालय और कमरा 101 में उसकी आत्मा का कुचला जाना। और ये उपन्यास आज भी उतना ही जरूरी लगता है ना, शायद पहले से भी ज्यादा। बिल्कुल। दुनिया भर में हम सत्ता के एक जगह सिमटने, निगरानी तकनीक के बढ़ने, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा के जरिए लोगों की राय बदलने की कोशिशें देखते हैं। ओरवेल की ये चेतावनी तानाशाही सोच के खिलाफ, चाहे वो किसी भी रूप में हो, एक परमानेंट रिमाइंडर का काम करती है। ये किताब हमें सच की हिफाजत करने, सत्ता पर सवाल उठाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी और स्वतंत्र रूप से सोचने की काबिलियत को अहमियत देने की जरूरत याद दिलाती है। और यहाँ एक आखिरी ख्याल है जो ये उपन्यास हमारे लिए छोड़ जाता है। बताइए। ओरवेल ने दिखाया कि कैसे सत्ता अतीत को कंट्रोल करके वर्तमान और भविष्य पर कब्जा कर सकती है, कैसे वो भाषा और विचारों को सीमित कर सकती है। हाँ। आज के डिजिटल युग में जहाँ इन्फॉर्मेशन पलक झपकते फैलती है, लेकिन उतनी ही तेजी से बदली और बिगाड़ी भी जा सकती है। जहाँ डीप फेक और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा सच और झूठ के बीच की लकीर को धुंधला कर रहे हैं। ऐसे में हम अपनी असलियत की समझ को, सच को, सत्ता के इस नए किस्म के हेरफेर से कैसे बचा सकते हैं? ये वाकई एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है जिस पर शायद हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए।